मैकेनिक्स। देखो बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ से हम किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बेटा मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो बेटा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, लाइक इलेक्ट्रॉन, जिसका आप एक साथ ना तो पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हो विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। आप अगर एक चीज फाइंड आउट करने जाओगे, अगर आप पोजीशन फाइंड आउट करने गए तो मोमेंटम में एरर, अगर मोमेंटम फाइंड आउट करने जाओगे तो पोजीशन में एरर। ठीक है बेटा, अब तक तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर नहीं समझ आ रही है तो बेटा वीडियो को एक दो बार फिर से रिपीट करो। ठीक है, देखो क्या चीजें बताई गई हैं, उनको ध्यान से सुनो और साथ में नोट्स बनाओ। आइए इस टॉपिक के आप साथ में अपना पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट, जेईई मेंस, सीबीएसई लेवल तक बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेटा करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अब क्वांटा बहुत छोटी सी चीज, एटम के अंदर की बात आएगी तो क्वांटा समझ जाना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल was established with the help of Heisenberg uncertainty principle, and de Broglie या de Broglie hypothesis, de Broglie equation, dual nature of matter, मतलब बेटा ये जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, देखो बोहर मॉडल तो फेल हो गया था, उसके बाद आपका बोहर मॉडल के बाद आपका समरफील्ड मॉडल आया। ठीक है, जीमैन इफेक्ट आया, तो सभी मॉडल फेल हो गए थे, हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि बोहर तो ये बोलता था कि आप इलेक्ट्रॉन का, उसने तो इलेक्ट्रॉन की फिक्स वेलोसिटी भी निकाल दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स रेडियस भी निकाल दिया था, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी फिक्स निकाल दिया था। और हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का ना तो पोजीशन और ना ही मोमेंटम एक साथ विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो बेटा जब हेजनबर्ग ने बात कही तो बोहर मॉडल तो फेल हो गया। ठीक है, और डी ब्रोगली ने ये भी कह दिया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब मैटर का वेव नेचर और एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, मैटर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही स्टडी कर रहे। और ये आपका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल was developed in 1926 by Erwin Schrödinger। इसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एस्टेब्लिश किया था 1986। इरविन स्क्रोडिंगर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आप वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हो, वेव मैकेनिकल मॉडल।
बोर तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर कह रहा था, हेजनबर्ग ने तो बेटा क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या बेटा वेव, और इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। तो कैसे आप किसी भी वेव का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और कैसे आप किसी भी वेव का मोमेंटम या फिर पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका डेवलप हुआ 1926 बाय एरविन स्क्रोडिंगर, जिसको आप वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हो। ठीक है, ऐसा करने के लिए एरविन स्क्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, इक्वेशन ओनली फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि क्वांटम एटम के अंदर की बात करेगा, और एटम के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल, उसने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या था बेटा, डी स्क्वायर चाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर चाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर चाई डी जेड स्क्वायर डी एच स्क्वायर, और यहां पे चाई भी आएगा, चाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सोल्व करने बैठ जाओगे तो इसमें है ना कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। ना तो आपके सिलेबस में आपसे कोई ये पूछेगा आई कहां से, और ना इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। पर आपको ध्यान रखना बेटा, इस इक्वेशंस को जब भी चैप्टर को रीड करने बैठोगे तो इस इक्वेशन को बार बार आपने देखना है। ठीक है, जब बार बार देखोगे तो इक्वेशन याद हो जाएगी, डी स्क्वायर चाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर चाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू चाई। ठीक है, यहां पे बेटा चाई इज द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, चाई क्या है यहाँ पे, वेव फंक्शन। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस। और इसकी जो वैल्यू है ना, चाई की वैल्यू, वो डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट के ऊपर। इट्स वैल्यू इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, चाई इज द वेव फंक्शन, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, चाई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट के ऊपर, मीन्स एक्स वाई जेड। चाई स्क्वायर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, चाई स्क्वायर इज दी ऑर्बिटल, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या है बेटा, चाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल, मतलब चाई स्क्वायर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड प्लेन। चाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा से ज्यादा पाए जाने की संभावना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन में कहूँ एक्स प्लेन में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वहां भी, अब ये भी नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, एक्स प्लेन में भी, वाई में भी और जेड में भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, सो जहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ना पाने की, उसी को क्या कहेंगे हम, ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल, और उसको रिप्रेजेंट करता है चाई स्क्वायर। सो बेटा आपके एक्स वाई जेड क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और बेटा एम इज दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे बेटा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इज दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी इज दी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, V इज दी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, दोबारा फिर से सुन लो बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की नीड कब पड़ी? जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे कि आपको ये तो पता था कि बेटा मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ड्यूअल नेचर होता है मैटर का। ठीक है, वेव भी और पार्टिकल भी। लाइट का भी देखो, साउंड की भी इक्वेशन, वेव की इक्वेशन आ गई थी, साउंड वेव की भी इक्वेशन हमें पता थी, लाइट की भी पता थी। ठीक है, सो मैटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक तरह की वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन भी क्या बेटा, एक वेव तो है। और कौन सी वेव है? मैटर वेव। कौन सी वेव है? मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव। अब मैटर वेव के लिए कोई इक्वेशन बनी थोड़ा थी, क्योंकि साउंड वेव के लिए भी इक्वेशन है, लाइट वेव के लिए भी इक्वेशन है, पर मैटर वेव के लिए कोई इक्वेशन नहीं थी। तो मैटर वेव के लिए इक्वेशन किसने दी? स्क्रोडिंगर, इरविन स्क्रोडिंगर ने दी थी। और बेटा कब दी थी? 1926। तो इसने डी ब्रोगली की भी हेल्प ली थी और इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी हेल्प ली थी। डी ब्रोगली ने तो ये बता दिया कि मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। सो इलेक्ट्रॉन इज ए वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा? वेव नेचर भी है। तो इसकी, अब ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, ये एक तरह की मैटर वेव है। सो मैटर वेव की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने साउंड वेव की भी इक्वेशन लिख रखी है, हमने लाइट वेव की भी इक्वेशन लिख रखी है। सो मैटर वेव की जो इक्वेशन दी वो किसने दी? स्क्रोडिंगर, इरविन स्क्रोडिंगर ने। और किसकी हेल्प से? हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का ना तो पोजीशन और ना ही मोमेंटम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते, और बोहर ने ऐसा कर दिया था। इसलिए बोहर मॉडल भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी। और वेव आपकी कहीं पे भी पाई जा सकती है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1926 बाय एरविन स्क्रोडिंगर। इसको आप वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हो। और वेव मैकेनिकल मॉडल इज द इक्वेशन डी स्क्वायर चाहिए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर चाहिए अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर चाहिए अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी चाहिए इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर चाहिए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बेटा? डबल डेरिवेटिव। किसका डबल डेरिवेटिव? चाई का डबल डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या बेटा? चाई का डबल डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। ये क्या बेटा? चाई का डबल डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में। चाई इज दी वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन। जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो चाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, हमें सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इसको देखना है। चाई क्या यहाँ पे? वेव फंक्शन। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो क्या है? जिसकी वैल्यू जो आएगी, ये तो एक वेव हो गई ना एक्स वाई जेड प्लेन में। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, डिपेंड करेगी एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करेगी। चाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल। देयर इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा चाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बेटा? कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना कहां पर है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे रिवॉल्व करता है जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, और मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर जो हनी भी होती है वो ऐसे ऐसे मंडराती है। ठीक है, भिन भिनाती रहती है, कभी इधर कभी उधर, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करती है। ठीक है, जब आप इसका आगे स्टडी करोगे तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता रिवॉल्व करता है ना, मधुमक्खी के छत्ते के चारों तरफ जैसे वो आपकी मक्खी रिवॉल्व करती है ऐसे करके, एक्स वाई जेड प्लेन में, किसी भी प्लेन में जा सकती है ऐसे करके। ठीक है, सो वो यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इधर भी कहीं भी जा सकती है। तो अभी हम ये भी लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है? दिस एरिया है ना, इस सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉट इसके अंदर आई ना, जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उसी को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। उसी को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा चाई स्क्वायर से। ठीक है, सो देखो मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मधुमक्खी कहीं भी जा सकती है,
पर ज्यादा से ज्यादा कहां पर रहती है, वो अपने छत्ते के पास रहती है। कभी वहां चली जाएगी, कभी वहां चली जाएगी, कभी वहां चली जाएगी, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी इसके पाने की, अपने छत्ते के आसपास। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या है, एक मक्खी है, और जो ये न्यूक्लियस उसका वो क्या हो गया, जिसपे वो बैठती है वो हो गया। ठीक है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है और ऐसे रिवॉल्व करता है जैसे छत्ते की तरह। क्लियर। सो बेटा बात समझ आ गई कि ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर 90% डॉट्स आएंगी, तो ऑर्बिटल इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड प्लेन। क्लियर। सो आगे चलते हैं बेटा। जब इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया गया, जब इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया गया, तो हमें 4 क्वांटम नंबर फाइंड आउट हुए। ठीक है, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। वी फाउंड दिस इक्वेशन upon solving Schrodinger wave equation. Upon solving Schrodinger wave equation, we found for 3 quantum number, 3 क्वांटम नंबर। हमें जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बेटा हमें 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर क्या है बेटा, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है बेटा, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर से आप क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड as the may be defined as a set of, देखो वैसे तो 3 है पर चौथा क्वांटम नंबर भी आ जाता है, उसको मैं लिख देता हूं 4 क्वांटम नंबर। जो चौथा क्वांटम नंबर है वो इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है। क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच वी कैन give address of the electron, we can give address of the electron। ठीक है, क्वांटम नंबर को आप डिफाइन करोगे। क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है जो हमें क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की इंफॉर्मेशन देता है, विच वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन या एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से है बेटा, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड कौन सा बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, MUTH, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है N से, मैजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ML से, और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है MS से। दिस इज द डेजिग्नेशन। ठीक है, कैसे किसी एक क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ML से, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है MS से।
तो बेटा नोट कर लो अच्छे से। अब इलेक्ट्रॉन का ये मत पूछना बेटा ये आए कहां से, ठीक है। ये कब आए, जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, आईआईटी या फिर एआई ट्रिपली, तो आपका जो सिलेबस है बेटा, ठीक है, वो इसी इक्वेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहां पे इसका सोल्व करना अच्छे से, जो भी आपको बुक मिले, ठीक है। सो आपके जो सिलेबस में सिर्फ जो इक्वेशन थी वो इनफ है, उसको आप याद रखो या मत रखो, पर ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि मुझे एक लेटर पोस्ट करना है, ठीक है, तो उस लेटर पे मैं क्या करूंगा, उस बंदे का एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। और वो एड्रेस मैं मान लो मेरे को गन्नौर में या फिर सोनीपत में की किसी जगह पे या फिर चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में कहीं पे पोस्ट करना है, ठीक है। मैं उस एड्रेस पे उस लेटर पे मैं पूरा एड्रेस लिखूंगा। सो जब उसको मैं पोस्ट करने जाऊंगा, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा उस लेटर पे क्या देखेगा कि वो एड्रेस, उस एड्रेस की स्टेट देखेगा, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हरियाणा में जाना है तो उस पे पहले वो हरियाणा में, उसको हरियाणा की स्टेट के लिए ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर वो हरियाणा में गया, हरियाणा में फिर क्या देखेगा कि इसको हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी सिटी में जाना है इस लेटर को। मान लो हरियाणा में उसको सोनीपत में जाना है, ठीक है। नाम वो तुम्हारा पहले नाम नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो लेटर कहां पर पोस्ट हो जाएगा, सोनीपत के लिए चला जाएगा। अब सोनीपत में जाने के बाद, ठीक है, वो उस एड्रेस पे क्या देखेगा, एरिया देखेगा, सोनीपत में कौन सी जगह, मॉडल टाउन, ठीक है, या फिर कौन सा एरिया है, ठीक है। बिल्डिंग नंबर देखेगा, ठीक है। बिल्डिंग नंबर, सिटी में जाने के बाद बिल्डिंग नंबर, एरिया देखेगा, एरिया कौन से एरिया में जाएगा, ठीक है। सो बेटा वहां पे जाने के बाद फिर वो बिल्डिंग नंबर देखने के बाद बिल्डिंग नंबर में उसका जो फ्लैट नंबर है, फ्लैट नंबर देखेगा और फ्लैट नंबर में जाके वो लेटर पोस्ट कर देगा, ठीक है। बाद में नाम चेक करेगा सबसे लास्ट में। पहले तो लेटर पे क्या देखेगा, स्टेट देखेगा। अगर लेटर अदर कंट्री से आना, फिर तो अगर वो इंडिया में आना तो वहां से क्या होगा, पहले वो इंडिया में ही जाएगा। इंडिया के बाद देखना उसको कहां पे जाना है, ठीक है। सो बेटा अगर इंडिया में बात हो रही है तो पहले लेटर कहां पर, कौन सी स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटी के अंदर बेटा जो भी आपका एरिया, गांव पड़ता है, गांव के अंदर फिर वो गांव, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे अगर देखें तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्टेट। और स्टेट माने तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट की बात हो रही है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन की सेल बोल लो। एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्टेट के बाद क्या आएगा बेटा, सिटी आएगी, है ना। सिटी मतलब स्टेट के अंदर ही सिटी है ना। ऑर्बिट के अंदर क्या होएगा बेटा, सब ऑर्बिट, क्या होएगा, सब ऑर्बिट। सेल अगर सेल बोलोगे तो सब सेल बोलना फिर, ठीक है। ऑर्बिट बोलोगे तो सब ऑर्बिट, सेल बोलोगे तो सब सेल। अब एमएल, सिटी के अंदर भी बेटा एरिया देखेगा, ठीक है, कौन से एरिया में इसको कौन से एरिया में इसको जाना है, ठीक है। सो सिटी के अंदर बेटा बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग नंबर, है ना, बिल्डिंग नंबर। और इसमें बेटा सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और लास्ट में ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और बिल्डिंग नंबर के अंदर क्या होगा, आदमी, इसके पास लेटर जाना है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सब ऑर्बिट के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका बेटा एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज, इसके बारे में बात करेंगे जब हम स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे। सो पहले हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेडिंग डाल लो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। कंप्लीट वीडियो आएगा, कंप्लीट वीडियो बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पहले तो बात यही आ गई कि
लेटर को कहां पर पोस्ट होना है, स्टेट में। और स्टेट और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या कहोगे, ऑर्बिट या फिर सबसेल, सॉरी सेल। दिस टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के साइज के बारे में बात करेगा, ऑर्बिट के साइज के बारे में, ठीक है। ऑर्बिट सॉरी साइज, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बात करेगा बेटा। डिटरमाइंस द साइज, साइज को डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइंस द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल के साइज एंड ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में ये बताएगा। तो ये हमेशा देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा क्या होगा, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स जो n, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने पहले ही बताया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n, सो n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ी या फिर 1 के इक्वल, ठीक है। सो बेटा n की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। तो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट ले लो, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट दी सेल, सेल के बारे में बताएगा। मैंने पहले ही बताया था, ऑर्बिट या फिर सेल लिख लो। इट टेल्स अबाउट दी सेल या फिर टेल्स अबाउट दी ऑर्बिट, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑर्बिट ऑर्बिट बताया ना, तो ऑर्बिट ले लो या सेल ले लो, एक ही बात। इट टेल्स अबाउट दी ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट या फिर बिलोंग्स, टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, k सेल में होगा, है ना। n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, k सेल में होगा। कौन सा ऑर्बिट है ये, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 2 कहूं तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होगा, l सेल में होगा, इसको क्या कहोगे, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। अगर बेटा n की वैल्यू 3 कहूं तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, m सेल में होगा। कौन सा ऑर्बिट कहोगे इसको, थर्ड ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 4 कहूं तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, कि n सेल में होगा या n ऑर्बिट में होगा, इसको क्या कहोगे, फोर्थ सेल या फिर फोर्थ ऑर्बिट, यही कहोगे, पढ़ते आए, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, इट स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ द सेल। सेल या फिर ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोहर, एनर्जी का फॉर्मूला En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, एन की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। सो एन की वैल्यू बढ़ाओगे, एन इज दी नंबर ऑफ सेल्स, जब तक इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। अभी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो बेटा बताओ, जैसे जैसे ऑर्बिट जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ रही है, तो ऑर्बिट का साइज भी तो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल बी अवे, जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता चला जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड इज एनर्जी की भी बात हो गई बेटा, ठीक है। इट स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट एंड इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द सेल। एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से अब एन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो रही है बेटा, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी एन की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, साइज भी तो बढ़ेगा। सो एन की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ऑर्बिट का
ऑर्बिट साइज भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन ए ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है, तो उसने फॉर्मूला दिया था 2n²। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो k सेल में जो k सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 1 रखोगे, k सेल में होंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l सेल होगा, और l सेल में n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 है तो m सेल आएगा, और m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 3 9 18 इलेक्ट्रॉन। कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 4 है तो n सेल होगा, और n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन। सो बेटा यहाँ पे देख लो, दोबारा फिर से देख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बताता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के बारे में बताएगा, एंड साइज डिटरमाइन करता है, ऑर्बिटल की एनर्जी डिटरमाइन करता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। सो हमें अब पता लगा इनकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो इट टेल्स अबाउट दी ऑर्बिट, ऑर्बिट भी बता देगा कि एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, सॉरी, इट टेल्स अबाउट दी ऑर्बिट कि अब ऑर्बिट के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कहां पर बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से ऑर्बिट में बिलोंग करेगा। एन की वैल्यू 1 है तो के सेल में, और के सेल को आप क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्बिट। एन की वैल्यू 2 है तो एल सेल, और एल सेल को क्या कहोगे, सेकेंड ऑर्बिट। एम सेल को थर्ड ऑर्बिट, एंड फोर्थ को एन सेल को फोर्थ ऑर्बिट। तो यहां से एनर्जी भी आपकी फिक्स रहेगी, एनर्जी सेम है जो आप बोहर ने ली थी, वही एनर्जी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एनर्जी सेम आई थी। इलेक्ट्रॉन विल बी अवे फ्रॉम दी, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा ये न्यूक्लियस, वैसे वैसे ऑर्बिट भी बढ़ते चले जाएंगे। ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता चला जाएगा। क्लियर, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, एन बढ़ेगा, तो ऐसे आपका ऑर्बिट का साइज भी बढ़ने लगेगा। सो एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n²। एन की वैल्यू 2 है तो बेटा एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब ऑर्बिट का पता चल गया, स्टेट का पता चल गया हमें, इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट का भी पता चल गया, और ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। It tells us about sub-orbit over subcell of the इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सब ऑर्बिट या फिर इलेक्ट्रॉन का सबसेल। ठीक है, एंड ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमें सब ऑर्बिट के बारे में भी और सब सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन, सब ऑर्बिट या फिर सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन का सब ऑर्बिट कहां पर है। ऑर्बिट के अंदर तो सब ऑर्बिट है ना। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूं,
मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में मेरा घर का राणा पार्क में है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, ठीक है, और सब ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है बेटा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी किससे पता चलेगा बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और इसकी जो वैल्यू होगी, आपको पता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एल की वैल्यू होगी 0 to n-1। एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट होंगे ये बताएगा। n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 to n-1 है ना, 1 रखोगे तो 1-1 0, सो l की वैल्यू 0। तो इसका मतलब एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है और उसको उसने क्या कहा बेटा, 1s। 0 को क्या कहेंगे, s कहेंगे, ठीक है। 0 को हमेशा याद रखना, क्या कहेंगे, s कहेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1s। अगर n की वैल्यू बेटा 2 है तो कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। और सेकेंड ऑर्बिट में देखो बेटा l इज इक्वल्स टू 0 to n-1। यहाँ पे आपने n की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पे क्या रखोगे, l इज इक्वल्स टू 0 2 - 1 कितना आ गया, 0 to 1 हो गया ना, सिर्फ 0 और n 2 - 1 कितना हो गया, 1। सो बेटा 0 को आप क्या कहोगे, s कहोगे। 0 को मैंने यहाँ भी बताया s को कहेंगे। यहाँ पे देखो 2 है तो 0 के लिए तो l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग देखा, n के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको तो कहेंगे बेटा 2s और एक को कहेंगे 2p, 1 को क्या कहेंगे, p कहेंगे, ठीक है। 1 को क्या कहेंगे, p। और n की वैल्यू 3 रखे तो बेटा कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो गए, 2, एक 2s हो गया और एक 2p हो गया। थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, चेक करो। l की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा आपने 0 to 3 की, यहाँ पे थर्ड 3 रखोगे, 3 to 3 - 1 2, एक तो 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 0 to n-1 है ना, तो 0 3 - 1 2, तो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने 0 को क्या बताया, s बताया, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3s। 1 को क्या बताया, p, और 2 को क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे बेटा, d। सो 3d। इसके अकॉर्डिंग देखना फिर यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू 4 है तो कौन सा ऑर्बिट बेटा, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट l की वैल्यू चेक करो यहाँ पे 0 to n-1, 0 तो आ गई, 4 - 1 3, तो क्या आ गया 1 2 and 3। तो कितने सब ऑर्बिट हो गए बेटा, देखो यहाँ पे 4, इसमें 3 में 3 सब ऑर्बिट और फोर्थ में भी कितने सब ऑर्बिट, 4। इसको क्या कहोगे बेटा 4s, इसको क्या कहोगे 4p। देखो 1 0 को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 को मैं p लिख रहा हूं, 2 को मैं d और 3 को मैं लिखूंगा f, ठीक है। सो 2 को उसने क्या कहा बेटा, सॉरी हाँ 2 को उसने d कहा, यहाँ पे 4 है ना तो यहाँ पे क्या जाएगा 4d, और 3 को उसने f कहा, यहाँ पे क्या जाएगा 4f, ठीक है। सो बेटा ध्यान रखना है सारी की सारी चीजें। क्लियर। सो n इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा कितने कितने सब ऑर्बिट होंगे, एक ही होगा। देखो एक ही वैल्यू है ना लिखी, तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 है तो 2 सब ऑर्बिट, l की वैल्यू 3 है तो 3 सब ऑर्बिट, l की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 वैल्यू है ना l में, तो l में कितने सब ऑर्बिट हो गए, 4 में 4 सब ऑर्बिट, ठीक है। सो l इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बेटा s सब ऑर्बिट, ठीक है। l की वैल्यू 1 है तो ये क्या बेटा p सब ऑर्बिट, और l की वैल्यू 2 है तो बेटा d सब ऑर्बिट, और बेटा l की वैल्यू 3 है तो बेटा f सब ऑर्बिट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे भी मैंने दिखा दिया, n को 1 रखो,
1 रखने से फर्स्ट ऑर्बिट आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे देखो एल की वैल्यू 0 टू n-1, तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0, एन की वैल्यू 1, तो ए की सब ऑर्बिट, क्योंकि एल की ए की वैल्यू है, और 0 को मैं क्या लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 तो 1s, यहाँ पे 2 एल तो मैं 0 को तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो 2s, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ p, तो क्या जाएगा 1 को 2p, यहाँ पे देखो बेटा 3s 3p एंड 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिट का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की सब सेल का पता चल गया, ठीक है। अब कि जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरी स्टेट का पता चल गया और मेरे सिटी का पता चल गया, ठीक है। क्लियर। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने ये भी बताया था कि ये किसके बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये भी इक्वेशन बेटा कैसे आई थी, इसको याद रखना आपने। एल की वैल्यू, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर। तो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर भी क्लियर। अब बात करते हैं बेटा हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे। अब हमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन की का ऑर्बिट भी पता चल गया, सब ऑर्बिट भी पता चल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की सिटी, अब उसकी बिल्डिंग की बात करेंगे। तो थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा बेटा। इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर सब सेल ऑर्बिटल ही आएगा। सब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ज्यादा से ज्यादा पाए जाने की संभावना को क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्बिटल। सो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ml से, और इसकी जो वैल्यू होती है -L2 प्लस L, ठीक है, -L2 प्लस L। अगर मैं कहूं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। क्या कहोगे उसके लिए आप, फर्स्ट ऑर्बिट। और मैं कहूं इसमें कितने सब ऑर्बिट होंगे, तो आप क्या करोगे, तुरंत L फाइंड आउट करोगे। L क्या होता है 0 टू n-1, और यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0, और इसमें कितना सब ऑर्बिट 1s, ठीक है। अब मुझे निकालना ml, तो ml निकाले तो ml की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, -L से प्लस L तक, बीच में 0 आता है। यहाँ पे देखो बेटा 0 ही है, तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो बेटा यहाँ पे 1s में एक सब ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में, 1 ऑर्बिट में n = 1 ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है, और उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और वो ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। वो ऑर्बिटल कैसा होगा, इस बॉक्स के जैसा। क्लियर। सो अगर मैं n की वैल्यू 2 की बात करूं, 2 = सेकेंड ऑर्बिट, 2 = सेकेंड ऑर्बिट, यही होगा। n की वैल्यू 2, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे वो कौन बताएगा, L बताएगा। L 0 टू n-1 रखो, क्या आएगी वैल्यू 0 और 1 आएगी, क्योंकि ये 2 रखोगे, 2 - 1 1 0 टू 1, और इसको क्या कहते हैं, S, इसको क्या कहते हैं P, तो यहाँ पे 2 है तो 2s और 2p आ गया, ठीक है। सो L की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल फाइंड आउट करो।
पहले देखो एल की वैल्यू कितनी है, एल की दो वैल्यू है ना, 0, तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इसमें एल की वैल्यू 0 रखने पे मतलब 2s में भी कितने 2s, ये ऑर्बिट और इस ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट हो गए 2s और 2p। 2s सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ही होगा, वो भी कैसा होगा 2s ही होगा, क्योंकि एम एल भी क्या 0 है ना, सो वो कैसा होगा दिस। क्लियर। और एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे देखो 1 रखूं तो, एल की वैल्यू 1 रखूं तो, अब एल की वैल्यू दो, एल यहाँ पे दो वैल्यू है ना एल की, 0 और 1, 0 रखा तो एम एल की वैल्यू क्या आ गई 0। अब एल की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगी एम एल की वैल्यू, -1 के बाद क्या आएगा 0, और क्या आएगा फिर +1, -l टू 0 टू +l तक जाना है। सो -1 फिर 0 फिर +1। तो 2p ऑर्बिट में 2p सब ऑर्बिट में 2 इज दी ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट हो गए, एक 2s और एक 2p। 2s सब ऑर्बिट में तो एक ही ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल, 2p सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा 3, 1 2 3। और ये कैसे होंगे बेटा दिस, 3 सब ऑर्बिट, एक को हम px कहेंगे, एक को py कहेंगे और एक को pz कहेंगे। क्लियर, बात समझ आ गई यहां तक। एक बार मैं अपना कैमरा चेक कर लेता हूं बेटा, ठीक है। सो बेटा अगर हम आगे बढ़े, मैं n की वैल्यू फिर 3 लेके देखता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना साथ ही साथ अपनी कॉपी में। मैं n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, 3, n की वैल्यू 3, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे वो कौन बताएगा, L बताएगा। 0 टू n-1, 3 रखोगे यहाँ पे, 3 - 1 2, एक तो 0 और एक 1 और एक 2, तो यहाँ पे 3 है ना, 0 को तो ऐसे लिखते हैं, 1 को p और 2 को d, 3s 3p एंड 3d। तो L की वैल्यू बेटा 0 1 2, इसमें कितने सब ऑर्बिट हो गए, एक 3s हो गया, एक 3p हो गया और एक 3d हो गया। सो L की वैल्यू 0 रखने पे ml की वैल्यू भी क्या आएगी 0 ही आएगी। तो इसमें 3s में तो बेटा एक ही ऑर्बिटल होगा, 3s ही होगा ये वाला, ठीक है। L की वैल्यू 1 रखो, 1 रखो बेटा, 1 रखने से क्या होगा -1, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 फिर 0 फिर +1। कितने सब ऑर्बिट 3p ऑर्बिट में, 3p सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो गए, ml इज दी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा कितने 3p में कितने ऑर्बिटल हो, 3p सब ऑर्बिट में बेटा कितने ऑर्बिटल हो गए 3 हो गए। वो कैसे दिखेंगे, ऐसे 3 बॉक्स, एक को आप कहोगे px 3px 3py एंड 3pz ऐसे करके, ठीक है। सो L की वैल्यू आप यहाँ पे बेटा 2 रखो, L की वैल्यू 2 रखो, तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, ml की वैल्यू -2 से स्टार्ट होनी है, -2 -1 0 फिर +1 फिर +2। कितने ऑर्बिटल हो गए L की वैल्यू 2 रखने पे, 3D में कितने ऑर्बिटल होंगे, L की वैल्यू 2 रखते ही हमारा कौन सा है 3D है ना, L की वैल्यू 2 रखती है हमारा कौन सा ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट 3D। और इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। कैसे होंगे, ऐसे करके 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। इसको dxy, इसको dyz, इसको dzx, इसको dx² - y² और इसको dz², ठीक है। सो ये था रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। सो बेटा आगे बढ़ते हैं, एक वैल्यू इसके लिए और सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। n की वैल्यू में 4 लेके देखूंगा, 4 लेके आप लोग खुद सोल्व करना। चलो मैं सिखा देता हूं। n की वैल्यू 4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे बेटा, वो कौन बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L = 0 to n-1। 0 to n-1 लिखते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने, एक ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो जाएंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और एक 3 होगा, 4 सब ऑर्बिट हो गए ना। और इसको 0 को क्या लिखते हैं 4s, यहाँ पे 4 है ना, 4s, 1 को 4p, 2 को क्या लिखेंगे 4d और 3 को क्या लिखेंगे p, f लिखेंगे, सॉरी 4f। सो बेटा L की वैल्यू में 0 ले लू, और 0 का मतलब 4s,
क्या 4s, और 4s है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें ml, जीरो से स्टार्ट करोगे तो बेटा जीरो ही आएगा। सो 4s में एक ही ऑर्बिट होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा और वो ऐसा होगा। तो s में हमेशा क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होंगे, d में ऐसे 5 ऑर्बिटल होंगे। तो f में भी कैलकुलेट कर लेंगे कितने ऑर्बिटल होंगे। l की वैल्यू आपने रखी यहाँ पे 1 का मतलब 4p। सो ml की वैल्यू क्या जाएगी यहां से, -0 माइनस L2 0 2 प्लस L, L की वैल्यू 1 रखी तो -1 0 प्लस 1। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 4p में 3 ऑर्बिटल हो गए, p में है ना 4p में, और p में मैंने बताया हमेशा 3 ही ऑर्बिटल होंगे, 4px 4py एंड 4pz। L की वैल्यू 3 रख लो, 2 के लिए अपने आप सोल्व करना। 3 रखते ही बेटा L की वैल्यू 3 रखी मैंने यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब 4f ऑर्बिटल, 4f सब ऑर्बिट, और 4f सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने होंगे, -L2 0 2 प्लस L, 3 रखी है ना, तो ml कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7, और वो कैसे दिखेंगे बेटा, ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। इस ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप होगी, जब शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। सो बेटा ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट में जाते हैं बेटा हम स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैंने इतना टाइम तो दे दिया आप लोगों को। एंड लास्ट क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये बेटा स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये अलग से इसको फाइंड आउट बाद में किया गया था, तो इसको भी इन्हीं के साथ जोड़ दिया गया था। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इट्स ओवन एक्सिस, मतलब अपने भी एक्सिस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए इसने 2 वैल्यूज डिटरमाइन कर दी, ठीक है। मतलब आप इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर लिखोगे वो कैसे लिखोगे, ठीक है। सो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय 2 वैल्यूज, इज डिनोटेड बाय 2 वैल्यूज। ये स्पिन क्वांटम नंबर 2 वैल्यूज को डिनोट करेगा, एक तो -1/2 और एक +1/2। एक तो -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा और एक +1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है, स्पिन अप, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो अप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको स्पिन अप कहेंगे। उसकी वैल्यू -1/2, +1/2 लिख लो, -1/2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक को आपने -1/2 लिखा तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे को आप क्या लिखोगे, +1/2 लिखोगे। सो अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है, स्पिन डाउन है तो आप उसको +1/2 लिखोगे। मतलब ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है ऐसे, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी ऐसे करके रोटेट करता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। सो उसने बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि एक ऑर्बिटल में बताते आया था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे नहीं दिखेगा, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्लियर। सो बेटा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा, पर ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही ऐसे होगा ना ही ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, क्लियर। सो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है और एक सब ऑर्बिट के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पी ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट होंगे बेटा, पी ऑर्बिट के अंदर जैसे आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है ना, एन की वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 रखोगे, सो पी इज द सब ऑर्बिट, पी एस इज द सब ऑर्बिट एंड पी इज ऑल्सो सब ऑर्बिट। पी सब ऑर्बिट के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे और वो ऐसे होंगे, ठीक है, 3 होंगे बस, ठीक है, और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। डी सब ऑर्बिट के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे, वो ऐसे होंगे 1 2 3 4 और एक 5, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ सब ऑर्बिट के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। सो बेटा चैप्टर क्वांटम नंबर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा इस टॉपिक को बार बार स्टडी करना है, इस पे IIT, जेई मेंस, नीट लेवल, सीबीएसई, किसी हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इस वीडियो को बेटा 2 से 3 टाइम्स देखिए, ठीक है, और अपने नोट्स साथ ही साथ बनाइए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। सो बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।